हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और आज हम डिस्कस करेंगे हमारा सेट 1 फिजिक्स काइनेमेटिक्स का, जिसको लेके आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। सो आगे बढ़ते हैं। आज हम अपने पहले क्वेश्चन में देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन मतलब हमारे स्क्रीन के ऊपर आएंगे और कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो ध्यान से समझना है चीज़ों को, और क्योंकि एक एक पॉइंट के ऊपर ही आपका आंसर बहुत सारे निकलने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए जी, क्वेश्चन क्या कहता है। इफ़ ए बॉडी मूव्स विद ए कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कल, अगर कोई भी वस्तु जो है एक स्थिर गति के साथ चलती है, एक स्थिर मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है, अगर वो सर्कल में घूम रही है, अगर वो सर्कल में घूम रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर यहाँ से वो स्टार्ट होती है, इस पॉइंट से स्टार्ट होती है, जैसे ही वो, चलो इन्होंने इधर एरो लगा रखी है, चलो इस जगह से स्टार्ट होती है, तो ऐसे पहुँचते 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 फिर वो दोबारा से यहाँ पे ही पहुँच जाएगी, यानी कि सी पॉइंट के ऊपर ही पहुँच जाएगी। तो इसका मतलब इनिशियल पॉइंट भी सेम है, फाइनल पॉइंट भी सेम है। और अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट की बात आती है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है आपकी, जीरो। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर आपका सेम हो तो वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो हो गई। और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो वर्क होगा वो कोई भी आपका काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट जब जीरो आ गई तो काम भी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, जब आपका कोई काम ही नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच भी रहे हो तो लेकिन काम कोई भी नहीं हो रहा। सो मतलब नो वर्क इज डन ऑन इट, उस पर कोई भी काम नहीं किया जाता। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगी आपकी, जीरो हो जाती है। क्योंकि एक पोजीशन के ऊपर जब यहां से स्टार्ट होकर यहां तक पहुंचेंगे दूसरी जगह तक, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, काम भी आपका जीरो। तो ऑब्वियसली बात है, आपका वर्क क्या होता है, एफ इंटू डी कॉस थीटा। ठीक है, एफ इंटू डी कॉस थीटा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा की जरूरत ही नहीं थी, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई तो वर्क भी आपका जीरो हो गया। नेक्स्ट, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। देखिए, जो एक आदर्श मतलब गैस होती है, एक आइडियल गैस होती है, उसका गतिज ऊर्जा जो होती है वो किसके अनुपात में होती है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। दिस इज द फॉर्मूला 3/2 आर डिवाइडेड बाय एन ए इंटू टी। एन ए को आप आर बाय एन ए को आप के भी ले सकते हो। ठीक है, के भी ले सकते हो आप, ये ध्यान रखना। सो के जो है यहाँ पे जो है आपका डेट इज ये के ई है, डेट इज के ई का एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और 3/2 आपका गैस कांस्टेंट, आर इज अ गैस कांस्टेंट होता है। और जो एन ए है वो एवोगैड्रो नंबर, और टी इज द टेम्परेचर। क्लियर? तो इसका फॉर्मूला ये होता है। तो देखो जी, काइनेटिक एनर्जी किसके डिपेंड होगी आपके, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड हो जाती है, वो टेम्परेचर के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, गैस के पूर्ण तापमान के। तो आंसर इज सी ऑप्शन। फॉर्मूला याद करना है इसमें, 3/2 आर अपॉन एन ए इंटू टी। ठीक है, ये याद रखना है, आर अपॉन एन ए अपॉन टी। क्योंकि आर अपॉन एन ए को आप के भी ले सकते हो। ठीक है, के ध्यान रखना, के क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं इसको, बोल्ट्जमैन, हिंदी में भी बोल्ट्जमैन कहा जाएगा, के टी। क्लियर? ये भी फॉर्मूला आ सकता है काइनेटिक एनर्जी का। तो इसका मतलब टेम्परेचर के ऊपर सीधा डिपेंड कर गई। आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझना है। ए कार इज रनिंग ऑन ए रोड एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। जब एक ही स्पीड के साथ चल रही है 60 किलोमीटर, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब समान गति से 60 किलोमीटर पर आवर की घंटे से चल रही है, तो कार का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, शुद्ध परिणाम बल होगा, वो कितना होगा। अब आप एक चीज देखिए, जब उन्होंने बोल दिया भाई स्पीड जो है वो, गति जो है आपकी क्या है, कांस्टेंट है। जब स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, गति कांस्टेंट हो जाएगी, एक समान होगी, तो एक्सेलरेशन हमेशा जीरो होती है। एक्सेलरेशन जीरो क्यों होगी? क्योंकि स्पीड देखो, अब कोई चीज आप चल रही है, आप 60 किलोमीटर यहां पे चल रहे हो, यहीं पे आप 60 किलोमीटर चल रहे हो, यहां पे भी आप, तो गाड़ी ने एक्सेलरेट तो किया ही नहीं ना, 70 तो गए ही नहीं आप, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी आपकी, जीरो। मतलब स्पीड कांस्टेंट है, एक जगह से दूसरी जगह तक, तीसरी चौथी जगह पे आप जा रहे हो तो स्पीड आपकी कांस्टेंट रहेगी। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या होगी, ए भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, m इंटू ए। तो स्पीड अगर कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो हो गई, तो a जीरो हो जाती है, तो इसका मतलब फोर्स भी आपकी जीरो हो गई। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, इक्वल टू जीरो। आंसर इज डी ऑप्शन, शून्य के बराबर वो पहुंच जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन ध्यान से समझना है। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन के अंदर ही बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। तो आंसर इज डी ऑप्शन। ध्यान से समझेंगे ये वाला क्वेश्चन भी। इफ द स्पीड ऑफ ए कार इज डबल्ड, यानी कि वेलोसिटी जो है वो डबल कर दी है, कार स्पीड जो है डबल कर दी है,
व्हाट विल बी द ब्रेकिंग फोर्स ऑफ ए कार टू स्टॉप इट इन द सेम डिस्टेंस, मतलब कार को रुकावट बल क्या होगा ये देखने को बोल रहा है। तो ऑब्वियसली बात है हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट बनेगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो अब इन्होंने बोला कि स्पीड डबल कर दी, सो स्पीड डबल कर दी तो इसका मतलब क्या हो गया, 2v बन जाएगा, 2v का होल स्क्वायर बन जाएगा, 4v स्क्वायर बन जाएगा। तो मतलब क्या हो गया कि 4 टाइम बन जाएगी। तो इसका मतलब वो कितनी बनेगी, 4 टाइम्स बनेगी आपकी किसी ब्रेकिंग फोर्स जो लगानी पड़ेगी सेम डिस्टेंस को रोकने के लिए, वो 4 गुना लगानी पड़ेगी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा, 4 टाइम्स इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी 4 टाइम बढ़ गई तो फोर्स भी आपको 4 टाइम लगानी पड़ेगी। अगर सेम रहेगी तो सेम रहेगी, अगर 1 है तो 1 रहेगी, 2 है तो आपकी जो है 4 टाइम हो जाएगी। ये चीज ध्यान रखना क्योंकि स्क्वायर है उस पर। तो आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट ईयर इज ए मेजरमेंट ऑफ, प्रकाश वर्ष जो होता है वो क्या होता है, वो देखिए जो दूरी होती है लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस के यूनिट होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे स्टेलर मत लिखो क्योंकि स्टेलर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, डिस्टेंस लिखेंगे आप ओनली। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। और इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि आप इसको टाइम से डिनोट कर दें। लाइट ईयर का मतलब डिस्टेंस से होता है, ये क्लियर होना चाहिए। और लाइट जो है एक साल में कितने टाइम में ट्रेवल, कितने स्पीड से वो ट्रेवल करती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो ट्रेवल करती है, एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है। अगर यहाँ पे किलोमीटर ऑप्शन आ गया तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाती है। और अगर बात पूछी जाए कि अच्छा ये बताओ कि जो सन की लाइट होती है, सन की लाइट जो है वो कितने टाइम में पहुंचती है, सन की लाइट पहुंचती है हमारे 498 सेकेंड में हमारी अर्थ के ऊपर, जाने के 8 मिनट 18 सेकेंड में, 8 मिनट 18 सेकेंड में लाइट पहुंचती है। और मून की लाइट कितने टाइम में पहुंच जाती है, 1.3 सेकेंड में। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल एक्टेड अपॉन ए कांस्टेंट फोर्स। देखिए जब फोर्स कांस्टेंट हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का कॉन्सेप्ट आपने बताना है। अब फोर्स किसके बराबर होती है, फोर्स इज इक्वल टू m × a। ये फॉर्मूलाज आपको बेसिक पता होने चाहिए आपको, ठीक है। F इज इक्वल टू m × a, F इज इक्वल टू m × a। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर फोर्स कांस्टेंट है, अगर ये चीज कांस्टेंट चल रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है यार, m तो आपका कांस्टेंट रहता ही रहता है हर जगह के ऊपर, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो जाएगी। इट मींस अगर यहां से वो 1 मीटर इधर चलेगा, वेलोसिटी इधर एक जो है 1 सेकंड में एक इतनी वेलोसिटी आ जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट भी उसकी कितनी हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट जो ग्राफ होगा वो सीधा का सीधा आपका स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। इट मींस ए ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर। इट मींस कि 1 मिनट में अगर वो 1 सेकंड के अंदर जो है 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो इसका मतलब 1 किलोमीटर ही आपका जो है डिस्टेंस कवर करेगा, 1 मीटर ही डिस्टेंस वो कवर करेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए। अगर वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है और टाइम 1 सेकंड है, मैं लिख देता हूं 1 सेकंड है टाइम है, तो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आप चल रहे हैं, तो इसका मतलब डिस्टेंस भी कितना ट्रेवल करेंगे, आप 1 मीटर ही ट्रेवल करेंगे। ये आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बताता है जो आपका, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में यहां पे कांस्टेंट फोर्स लिखा हुआ है। और फोर्स किसके बराबर होती है, बल किसके बराबर होता है, स्थिर बल किसके बराबर होता है, m × a। a बराबर कांस्टेंट आ गई जी, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है, तो इसका मतलब आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, While ascending a hill, the driver of the vehicle keeps the gear ratio। एक पहाड़ी पर चढ़ते समय पे वाहन का चालक गियर अनुपात रखता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, गियर अनुपात को आपको याद करना है कैसे के लिए, कि जो गियर अनुपात होता है, गियर रेशो होती है, ये आपको क्वेश्चन याद करना है। वैसे इतना आता नहीं क्योंकि मैकेनिक जो बहुत ही ज़्यादा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में घुसते हैं ना, उसमें आता है। गियर रेशो जो होती है ये किसके बराबर होती है, गियर रेशो इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इनपुट गियर डिवाइडेड बाय एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आउटपुट गियर। इनपुट गियर और आउटपुट गियर की जो है वेलोसिटी आती है। और गियर रेशो क्या करता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर आपको मतलब अगर स्पीड किसी की बढ़ानी हो, टॉर्क अगर बढ़ानी हो, तो उसमें काम किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें 2 गियर होते हैं इस तरीके के, क्लियर, इसमें 2 गियर होते हैं इस तरीके के, एक छोटा गियर है, एक बड़ा गियर है। अब ये है इनके जो है मुंह है, ये ठीक है, ये दांत हैं, ये इसके अंदर फंस जाते हैं और ये मूव करता है। अगर सपोज करो आपने गियर रेशो निकालनी है तो आप इसका
मतलब क्या कर रहे हैं, या तो स्पीड है आपकी, या टॉर्क है, स्पीड या टॉर्क, उसको क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो, यानी कि या तो स्पीड को या टॉर्क को आप बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो। अब बात यह है कि अगर बड़ा गियर अगर ये चलेगा, ध्यान से समझना, बड़ा गियर अगर छोटे गियर को चला रहा है, ध्यान से समझना, बड़ा गियर अगर मैं इसको इधर मूव करता हूं, अगर मैं इसको ऐसे मूव करता हूं, मतलब बड़ा गियर जब ये घूमेगा तो इसका मतलब छोटा गियर भी घूमेगा, ऑब्वियसली बात है। जब बड़ा गियर छोटे गियर को चलाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी। क्या हो जाएगा, स्पीड बढ़ेगी। ध्यान से समझना, बड़ा गियर छोटे गियर को चलाएगा तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, ध्यान से। और दूसरी बात है, अगर छोटा गियर है, अगर मैं इसको इधर घुमा रहा हूं, छोटे गियर को मैं नीचे घुमा रहा हूं, ठीक है, तो छोटे गियर को जब मैं नीचे घुमा रहा हूं तो इसका मतलब जब छोटे गियर को नीचे घुमाऊंगा तो एट द एंड जो है इसके ऊपर प्रेशर लगेगा तो बड़े गियर को भी घुमाएगा। अगर छोटा गियर बड़े गियर को घुमाता है तो टॉर्क बढ़ती है। क्या बढ़ता है, टॉर्क बढ़ती है। तो मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, अगर बड़ा गियर छोटे गियर को बढ़ाएगा तो स्पीड बढ़ेगी, अगर छोटा गियर बड़े गियर को बढ़ाएगा तो टॉर्क बढ़ेगी। ये चीज ध्यान रखिए। अब ये जो क्वेश्चन आया है ये आप सीधा सीधा याद भी कर सकते हैं, क्योंकि गियर रेशियो के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते। ये क्वेश्चन जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आता है वाइल असेंडिंग ए हिल द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल कीप्स अ गियर रेशियो, तो आपको याद करना है या तो वो इक्वल टू 1 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा। ये क्वेश्चन आप सीधा सीधा यहाँ पर याद कर सकते हैं, इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1। D option is the correct answer. Next question. A particle is moving in a uniform circular motion. मतलब क्या हो गया, स्पीड भी कांस्टेंट है, मतलब वो घूम रहा है, वेलोसिटी भी आपकी कांस्टेंट है, v से चल रहा है, अलोंग ए रेडियस r, ये रेडियस r है जी, इसके अकॉर्डिंग चल रहा है। द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज, अब एक चीज देखिए, अब एक चीज देखनी है आपने, अगर कोई भी चीज ऐसे गोल गोल घूमती है, अगर कोई भी चीज ऐसे गोल गोल घूमती है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसके ऊपर क्या लग रही है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑब्वियसली बात है। और एक्सेलरेशन अगर कोई सर्कल में घूमती हो, यानी कि ए है ये, ठीक है, ए जो m इंटू ए था ना, वो ए है ये, अगर ये घूमती है इस तरीके से गोल गोल घूमती है तो इसका एक्सेलरेशन जो होती है वो किसके बराबर होती है, v स्क्वायर अपॉन आर के। ये आपको याद रखना है, v स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होती है। लेकिन अगर कोई भी चीज़ जो है सर्कल में घूमती है, हमेशा सेंटर के ऊपर एक फोर्स लगती है जिसे आप सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल जिसे आप कहते हैं। क्लियर, क्योंकि बिल्कुल सेंटर में यहां पे लग रही है, बिल्कुल इस यहां पे लग रही है, सेंटर में सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। और ये फोर्स किसके बराबर होगी, ऑब्वियसली बात है m इंटू ए के। अब a किसके बराबर होता है, v स्क्वायर अपॉन आर, तो इसका मतलब एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर हो जाएगी आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगी आपकी, सीधा का सीधा v स्क्वायर अपॉन आर के। तो आंसर इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये चीज़ ध्यान रखिए, आपको फोर्स भी पूछी जा सकती है, आपको जो है इन्होंने त्वरण भी पूछ लिया, एक्सेलरेशन भी पूछ लिया, तो भी आपके दिमाग में आंसर पता होना चाहिए। क्लियर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैज द मैक्सिमम मोमेंटम इफ द पार्टिकल्स आर मूविंग विद द सेम स्पीड। अगर मोमेंटम सेम है, मोमेंटम का मतलब क्या होता है, जो संवेग का मतलब क्या होता है, मोमेंटम मतलब संवेग। क्लियर, मोमेंटम मतलब संवेग होता है। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है स्पीड से चल रहा है लेकिन मैक्सिमम मोमेंटम बताओ किसका होगा, सबसे ज्यादा संवेग किसका होगा। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि द्रव्यमान और आपका वेग, इसके मल्टीप्लिकेशन होती है। और इन्होंने बोल दिया कि सेम स्पीड से चल रहा है, तो मतलब क्या होगा, v सबकी सेम है, तो इसका मतलब डिपेंड किसके ऊपर करेगा, मास के ऊपर। जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम भी ज्यादा, उसका संवेग भी ज्यादा। द्रव्यमान जिसका ज्यादा होगा उसका संवेग भी ज्यादा होगा। और इनमें से सबसे ज्यादा जो मोमेंटम मास है वो किसका ज्यादा होता है, अल्फा पार्टिकल्स का। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स आप हीलियम के इक्विवेलेंट कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स को। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन विच फैक्टर। देखिए मोमेंटम किसके बराबर होता है, P इज इक्वल टू m इंटू वी, m इंटू वी, मास के ऊपर भी वेलोसिटी के ऊपर भी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो, क्योंकि इन्होंने स्पीड लिखा है, लेकिन हम इसमें ले सकते हैं, स्पीड ले सकते हैं, क्योंकि इन्होंने डिपेंड्स बोला है। वर्ड क्वेश्चन में भी इन्होंने हिंट दे दिया हमें कि हाँ किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, तो हम इस केस में हम स्पीड ले सकते हैं। और अदरवाइज मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो स्पीड होती है, सॉरी जो आपकी वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी की कोई ना कोई डायरेक्शन होती है,
ठीक है, वेलोसिटी की कोई डायरेक्शन होती है, स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, बट अदरवाइज हम m इंटू वी वेलोसिटी भी ले सकते हैं, स्पीड भी ले सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आपके सही बनेंगे, इसीलिए आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा 1 एंड 2। वॉल्यूम के ऊपर कोई भी चीज़ डिपेंड नहीं करती, वस्तु के आयतन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। आंसर इज बी ऑप्शन, दैट इज 1 एंड 2। नेक्स्ट, द डायमेंशन ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज दैट ऑफ इम्पल्स। जो विमा आवेश के समान जो है वो किसके डायमेंशन है, ठीक है, किसका विमा आवेश के समान है, मतलब क्या हुआ, डायमेंशन जो यूनिट हैं वो किसके समान होती हैं। देखिए पहले लिखा हुआ है इन्होंने वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, लीटर क्यूब, एल क्यूब। मोमेंटम m इंटू वी होता है, और इसके यूनिट होते हैं mlt-1, और टॉर्क के कितने होते हैं, ml²t-2। चेंज इन द मोमेंटम के, जो मोमेंटम है उसको डिवाइड कर दो टाइम से, क्योंकि उसमें चेंज आ जाएगा, mlt-2 ये होता है। और इम्पल्स के कितने होते हैं, इम्पल्स के होते हैं mlt-1 ये होता है, ठीक है। तो आंसर देख लो कि क्या बनेगा इसका, संवेग इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि सर संवेग का निकाल के बताओ, मोमेंटम का क्या होता है, m इंटू वी, सो m इंटू वी, वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम के, क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। और m का क्या बन गया जी, m हो गया, डिस्टेंस का क्या हो गया, l हो गया, टाइम का कितना हो गया, टाइम -1, mlt-1, तो ये आपको निकल गया। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। ऐसा ही आपके डायमेंशन इम्पल्स के होते हैं, आंसर इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, मोमेंटम। नेक्स्ट, While catching a ball, the player pulls down his hands to lower the। देखिए क्या होता है कि जब आप ऐसे कैच पकड़ते हैं तो सीधा आपके हाथों के ऊपर जोर लगता है और चोट लगती है, लेकिन जब यहाँ पे करते हैं, कैच करते हैं, आप धीरे 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 नीचे करते जाते हैं, नीचे हाथ करते हैं। क्यों, आपने कैच करते देखा भी होगा क्रिकेट मैच के अंदर जो है देखा होगा। अब क्या होता है कि जब ये आप ऐसे पकड़ के उसको नीचे ऐसे कर रहे हो ना, इसका मतलब क्या कर रहे हो, आप उसको टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट जो है आप इंक्रीज कर रहे हो, टाइम इंक्रीज कर रहे हो उसका, क्लियर। जब टाइम इंक्रीज करेगा, जब तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है। इसको चोट लगने के लिए टाइम बढ़ा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है, जब आप इसको पकड़ लोगे तो वेलोसिटी भी इसकी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि आपने टाइम इंक्रीज कर दिया, नीचे ले गए आप उसको टच ही नहीं करने दिया। अब वेलोसिटी अगर कम हो जाती है तो मोमेंटम भी क्या हो गया आपका, कम हो गया, संवेग भी आपका क्या हो गया, कम हो जाएगा। संवेग कम क्यों होगा, क्योंकि मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेलोसिटी के ऊपर। वेलोसिटी कम हो गई, टाइम बढ़ गया, तो संवेग भी आपका, मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्लियर। तो इसका मतलब हम किस चीज़ को कम करते हैं, मोमेंटम को कम करने के लिए बात करते हैं, संवेग को कम करने के लिए हम बात करते हैं, क्लियर। ये चीज़ ध्यान रखिए, मोमेंटम कम करने के लिए हम बात करते हैं, क्लियर। और फॉर एग्जांपल जब भी हम कैच करते हैं या कोई भी पर्सन छलांग लगाता है, आपने देखा होगा, तो वो हमेशा नीज़ को बेंड करता है। नीज़ को बेंड करने का मतलब भी क्या हो गया कि वो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ा रहा है। टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट अगर बढ़ाएगा तो ऑब्वियसली बात है वेलोसिटी कम हो जाएगी, मोमेंटम कम हो जाएगा। तो सेम यही कॉन्सेप्ट आपका बॉल को कैच करने के लिए भी होता है कि टाइम बढ़ा रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम होगी तो मोमेंटम, संवेग भी आपका कम हो गया। आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट, द मोशन ऑफ ए व्हील ऑफ ए बुलक कार्ट वाइल मूविंग ऑन द रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये फॉर एग्जाम्पल बुलक कार्ट है, ठीक है। तो जब ये यहाँ ए पोजीशन से बी पोजीशन के ऊपर जा रही है तो सीधा सीधा जा रही है, तो अगर कोई सीधा डायरेक्शन में जाती है तो उसको ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये ऐसे ऐसे भी घूमेगी ना साथ साथ, जब वो घूमेगी तो रोटेटरी मोशन भी हो जाएगा। तो अनुवादक और रोटरी मोशन यानी कि आपका घूमने वाला मोशन हो जाएगा। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा, ट्रांसलेटरी एंड और रोटरी मोशन। ट्रांसलेटरी अकेला तो नहीं हो सकता, ऑसिलेटरी भी नहीं हो सकता, ऑसिलेशन थोड़ा कर रहा है, टू एंड फ्रो थोड़ा कर रहा है, जैसे आपका वो करता है डेट इज पेंडुलम करता है ऑसिलेशन, वो थोड़ा कर रहा है। ट्रांसलेटरी मोशन भी था और ऑसिलेटरी नहीं था, रोटेटरी भी था। बट यहां पे ध्यान रखिए कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि बुलक कार्ट के अंदर क्या होगा, जब आगे जाएगा तो ट्रांसलेटरी एक ही डायरेक्शन में, अगर घूमेगा तो रोटेटरी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, द स्पोक्स यूज इन द व्हील ऑफ ए बाईसाइकिल इंक्रीजेज इट्स। ये देखो, जो ये स्पोक्स होते हैं ना, ये डंडे जो आपके ऐसे लगे होते हैं, जिसे नॉर्मल गज भी कह देते हो शायद, आई थिंक नॉर्मल भाषा में, ठीक है। ये वाले, ये जिसको मैं कर रहा हूँ, ये डंडे से लगे होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि जब साइकिल घूमता है तो ऑब्वियसली बात है ये घूमेंगे। अब ये जब आपके जो स्पोक्स होते हैं ये क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंक्रीज कर देते हैं, इनर्शिया को, जड़त्व को,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व को इंक्रीज कर देते हैं। क्लियर, जड़त्व को इंक्रीज कर देते हैं। अब बात ये है कि अब क्यों जड़त्व इंक्रीज होगा, क्योंकि भाई अब आपने जब इसको ऐसे फैला दिया तो इसका मतलब क्या कर गया, आपने इसका जो मास है यानी कि द्रव्यमान जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग जगह के ऊपर। इसको मैं एग्जांपल आपको मैं बताता हूं। एग्जांपल फॉर एग्जांपल, कोई पर्सन ऐसे खड़ा है, बच्चा, जैसे बच्चे को देखे होगे आपने, बच्चा ऐसे खड़ा है सीधा, बच्चा अगर वो घूमता है, ठीक है, जैसे वो घूमने लगता है ऐसे ऐसे करके घूमता है, अपने ही एक पोजीशन के ऊपर ही खड़ा रह के ऐसे ऐसे घूमता है, तो देखेंगे वो तेज घूमेगा। लेकिन जैसे वो अपने हाथ खोल दे, ठीक है, ये बंदा है, बच्चा है, और ये अपने हाथ खोल दिए, जब वो ऐसे घूमेगा ना तो वो कम कम घूमेगा। क्यों? क्योंकि उसका मास क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो इसका मतलब वो स्पोक्स जो हैं वो उसके हैंड्स का काम कर रहे हैं बच्चे के। तो इसी मतलब क्या हो गया कि वो उसका इंक्रीज क्या कर रहा है, मास इंक्रीज करके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व गति को इंक्रीज कर रहा है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन बढ़ जाएगा आपका राइट आंसर। और ये अपोज करेगा आपका रोटरी मोशन ऑफ द व्हील, जो है आपका रोटरी मोशन ऑफ द व्हील को जो है कम कर देगा, यानी कि उसको कम करने के लिए जो है उत्साहेगा, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो ऑब्वियसली बात है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को वो क्या करेगा, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण मास आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया और ये अपोज करेगा रोटरी मोशन को। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, जड़त्व गति बढ़ गई, लेकिन अदरवाइज आपकी जो वेलोसिटी है, घूमने की रोटरी मोशन जो है वो कम हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिए, घूमने की डायरेक्शन वो आपकी कम कर देगा, जो है आप घूम रहे हो वो कम कर देगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है बढ़ जाएगा। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, जड़त्व गति को इंक्रीज कर देगा। नेक्स्ट, इन द फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी u इज u प्लस u बाई 2, u क्या होता है? देखिए इसमें आपको फॉर्मूलाज आपको मैं बता देता हूं, जैसे v क्या होता है फाइनल वेलोसिटी और u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, ये प्रारंभिक वेग होता है, सी ऑप्शन क्या बनेगा राइट आंसर। और v क्या होता है फाइनल वेलोसिटी, यानी कि अंतिम वेग होता है ये। एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, और जिसे आप त्वरण कहते हैं, और एस क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, दूरी हो गया, क्लियर, और एस डिस्टेंस हो गया एंड टी टाइम हो गया। तो डेट्स इट, यही फॉर्मूला यूज होता है। बाकी जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें भी मैं आपको बताऊंगा। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ए मैन इन द ट्रेन मूविंग विद ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ड्रॉप्स ए बॉल ऑन द प्लेटफॉर्म. The path of the ball as seen by an observer standing on the platform is. देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझिए, ए मैन इन ए ट्रेन मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, मतलब क्या है, एक बंदा जो है ट्रेन में खड़ा है, ठीक है, ये ट्रेन जहाँ पे चल रही है वैसे कर रहे हैं, ठीक है, ये ट्रेन ये ऐसे चल रही है, इधर ये ट्रेन है, ये भी ट्रेन है, मतलब सेम ट्रेन चल रही है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो एक ही स्पीड से चल रही है, गाड़ी एक ही स्पीड से चल रही है, वेलोसिटी से चल रही है। लेकिन बात क्या है कि आपने क्या किया, बॉल को ड्रॉप किया, तो हमें कैसे दिखेगा वो, ठीक है। अगर सपोज करो आपने यहां ये खड़े हो, आपने बॉल ऊपर मारी ऐसे, जैसी ऊपर बॉल मारी और ऐसी नीचे आ जाएगी, जब वो नीचे ऐसे आ गई अपने हाथ में आके गिर जाएगी आपके, तो जो अंदर बैठा है ट्रेन के लिए, जो अंदर बैठा है ट्रेन के अंदर बैठा है, तो उसके लिए तो क्या होगा कि वो ऐसे बन जाएगी, उसके हाथ में गिर जाएगी। तो इस तरीके से इन्वर्टेड यू वाला शेप ऐसे बन जाएगा ग्राफ। लेकिन बात क्या है कि अगर वो क्या कह रहा है कि बाहर उसने फेंकी है, बाहर फेंकी है, जब वो बाहर फेंकेगा क्या होगा, जब यहां पे ट्रेन की खिड़की है, ये खिड़की लगा लो, अब बंदे ने जब यहां पे फेंका ऐसे ऐसे करके ऐसे फेंका, ठीक है, तो उसका जो वेग है ना वो ऐसे बन जाएगा, मतलब इस तरीके के हाफ बन जाएगा, हाफ यू बनेगा। मतलब इन्होंने प्रॉपर तरीके से जो है ऐसे यू बना दिया, पैराबोला बना दिया, लेकिन प्रॉपर पैराबोला ना बन के वो हाफ वाला बनेगा आपका जो है पैराबोला ही, क्योंकि वो गाड़ी आगे चली गई तो उसी की डायरेक्शन में उसको धक्का लगेगा, तो इस तरीके से बन जाएगा, बट वो हाफ बनेगा ऐसे, क्योंकि उसने पूछा है कि ऑब्जर्वर को बाहर प्लेटफॉर्म पे कौन सा ग्राफ दिखेगा, उसको आधा दिखेगा, बट अदरवाइज ये जो ग्राफ है वो इस तरीके का प्रॉपर बनेगा। लेकिन ये ग्राफ कौन सा होता है आपका, पैराबोला। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन, पैराबोला ग्राफ आपका बनता है, इन्वर्टेड यू, उल्टी यू बन जाती है। क्लियर, आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट, if the velocity time graph of a particle is represented by y is equal to mt plus c,
द पार्टिकल इज मूविंग विद। अब क्वेश्चन यहां से समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो पार्टिकल है वो इस तरीके से चल रहा है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये इक्वेशन जो है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये इक्वेशन क्या बताती है कि जो वेलोसिटी है ना, ये आपको याद ही करना है यार, ये क्वेश्चन याद करने वाला है, क्योंकि ऐसे जब पेपर में आते ना, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है y = mt + c, इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है। कोई भी अगर आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ऐसे क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जो चीज चल रही है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है और उसका जो आचरण है वो समान है, समान त्वरण से जो है वो चल रही है, समान त्वरण से, क्लियर, समान त्वरण से जो चल रही है, ये जो है निरंतर गति से चल रही है और भिन्न गति से चल रही है, नहीं, समान त्वरण से चल रही है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। उसी एक्सेलरेशन से, उसी त्वरण से वो आगे बढ़ती चली जाएगी, कांस्टेंट रहेगा चीज, ये चीज ध्यान रखिए, आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। याद करने वाला क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था, what should a person do on a freely rotating turntable to decrease its angular speed। मैंने आपको बताया था ना कि बच्चा जो है, ऐसे खड़ा है, तो बच्चा ऐसे घूम रहा है अपने डायरेक्शन में, तो क्या करता है, अगर उसने डिक्रीज करना है तो उसको हाथ खोलने पड़ेंगे, हाथ खोलेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई मास डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मास डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो बढ़ गया। इसी कारण उस पर्सन को क्या करेंगे, हाथ खोलने पड़ेंगे ताकि जो है उसकी स्पीड को कम किया जा सके, क्लियर। अगर इसके हाथ हम जो है, अगर हम इसके हाथ बिल्कुल नीचे कर दें, ये दोनों हाथ ऐसे नीचे कर दें, तो इसका मतलब वो जल्दी से जल्दी तेज घूमेगी ये लड़की, ठीक है। लेकिन उसने बोला है कि स्पीड को आपने करना है, कोणीय संवेग को आपने कम करना है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हाथ खोलने पड़ेंगे आपको, ताकि जो है जो एंगुलर स्पीड है वो कम हो जाए और मास डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, संवेग जो आपका द्रव्यमान है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, स्प्रेड हिज हैंड आउटवर्ड बाहर हाथों को फैलाना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, आपका कोणीय संवेग जो है आपका कम हो जाएगा। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर। नेक्स्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, देखिए क्वेश्चन यहां से समझिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये होता है, मोमेंटम मतलब संवेग, m = v - u/t, क्लियर। इन्होंने थोड़ा सा जो है कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, बट मैं आपको बता देता हूं कि आपको कैसे करना है। देखिए संवेग जो होता है, मोमेंटम संवेग जिसे आप कहते हैं, क्लियर, वो होता क्या है, m × v, ठीक है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होगा, आप इसको टाइम से डिवाइड करेंगे, क्लियर, m dv/dt, ठीक है। और वेलोसिटी अगर चेंज होती है तो किसके बराबर होती है, v/t किसके बराबर होती है, एक्सेलरेशन के, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन = वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो m × a बन गया, तो ये m × a किसके बराबर होता है, ये फोर्स के बराबर होता है, बल के बराबर होता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, आपका सी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज मतलब परिवर्तन की दर बोल रहा है, तो इसका मतलब वो टाइम से हम डिवाइड करेंगे उसको, तो v/t = एक्सेलरेशन, m × a = फोर्स, बल उसको कहते हैं। आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द स्पीड ऑफ ए ऑब्जेक्ट मूविंग along a straight line is constant, its motion is said to be। अब एक चीज देखो, जब वो स्पीड जो है इक्वल टाइम जो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसका जो मोशन होगा वो हमेशा यूनिफॉर्म होगा, एक समान गति से वो चलेगा। एक समान गति से क्यों चलेगा, अब आप एक चीज देखिए, क्वेश्चन ध्यान से समझिए कि भाई जब उसने बोल दिया कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ऐसे सीधा सीधा जा रहा है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मैंने आपको अभी बताया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर कि हाँ भाई वो जो है आपका यूनिफॉर्म मोशन कब होगा, कि जब यहां से वो 1 मीटर/सेकंड की स्पीड से जाएगा और इधर 1 सेकंड में वो डिस्टेंस कवर करेगा, तो उसका मतलब 1 मीटर डिस्टेंस वो 1 सेकंड में ही कवर करेगा। तो ये हमेशा ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा और मोशन जो होगा वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन होगा, एक समान गति से मोशन होगा। पीरियोडिक और सर्कुलर जो होता है वो एक डायरेक्शन में जाके दोबारा से उसी पोजीशन के ऊपर आना होता है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, भाई पहले 60 किलोमीटर/आवर की स्पीड से जा रहा था, फिर वो 70 किलोमीटर/आवर की स्पीड से जा रहा है, फिर दोबारा से वो 60 पे आ गया, फिर एंड में जाके वो 55 पे आ गया, तो इसका मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है। लेकिन यहां पे उसने स्ट्रेट लाइन भी बोल दिया, कांस्टेंट भी बोल दिया, स्पीड भी कांस्टेंट बोल दी, तो इसका मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन से जाने के लिए तैयार बैठा है, एक समान गति से वो कवर करेगा, ठीक है। तो ये है आपकी एग्जांपल, आंसर इज ए ऑप्शन। देखिए यूनिफॉर्म मोशन है,
डिस्टेंस रिमेन्स द कांस्टेंट विद टाइम, अगर डिस्टेंस अगर टाइम के अकॉर्डिंग कांस्टेंट रहे तो यूनिफॉर्म मोशन होगा। डिस्टेंस और इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस टाइम में कन्वर्ट करेगा तो भी आपका यूनिफॉर्म मोशन होगा, और अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल टाइम में तो वो क्या होगा आपका इस तरीके का ग्राफ बनेगा, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, दैट इज डिक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। तो दैट्स इट, आपको एक फॉर्मूलाज पता है जैसे मैंने आपको बताया। बाकी जब ये क्वेश्चंस आप न्यूमेरिकल्स में भी करेंगे ना तो उसमें बहुत मजा आएगा आपको, उसमें ज़्यादा चीज़ें आपको पता लगेंगी कि उसमें होता क्या है, एक्सप्रेशन वी स्क्वायर यू स्क्वायर क्या होते हैं वहाँ पे आपको पता लगेगा। तो ध्यान से समझना है चीज़ों को, इस लेक्चर को दोबारा से सुनना। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो थैंक यू सो मच, एंड अगर मुझसे पूछ लेना इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर मैसेज करके, और सारी आईडीज़ आपको सबको पता ही है। सो थैंक यू सो मच गाइस, आपको जस्ट सर्च करना है डॉक्टर विपिन गोयल। आप मुझे जुड़ सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड जो है सोशल मीडिया के साथ कहीं पे भी। सो थैंक यू सो मच, गुड लक, टेक केयर।